नमस्कार विद्यार्थियों। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थियों का भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट वीडियो जो था, इसे जो पहले वाली क्लास थी, उस क्लास में मैंने आपको बताया कि मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री की जो 5 यूनिट्स हैं उनकी बात आप लोगों से करूँगा, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो वो जो 5 यूनिट थी, वो जो यूनिट थी उसमें अपन लोगों ने लास्ट क्लास में जो लास्ट का जो समय था उसमें अपन जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो था आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर था? केमिकल काइनेटिक्स। तो जो 5 यूनिट्स की मैंने आप लोगों से बात की थी उसमें एक यूनिट था आपका गैस स्टेट, उसके बाद में था लिक्विड स्टेट, फिर था आपका सॉलिड स्टेट, फिर था कोलोइडल स्टेट और सबसे लास्ट का था आपका केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है? अब देखिए आप लोग, मेरे ये जो वीडियो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो वीडियो आ रहे हैं उनको देखने से पहले आप लोग जो पहला जो वीडियो जो मेरा अपलोड हुआ है उसमें आप लोग उसको एक बार जरूर देखिएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर वो तो बीएससी फर्स्ट ईयर, वो तो बीएससी सेकंड ईयर का वीडियो है, जबकि हम स्टूडेंट हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से पढ़ा जाता है उस चीज के बारे में बताया, और 1-2 मिनट का जो समय है पहले अपन उसके बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आएंगे अपने क्या सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये तो अपने को हमेशा पढ़ना ही रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो आप लोगों की क्लास है उसमें शुरुआत की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो भी क्लासें ली हैं वो आप लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, और उसमें टीचर क्या है आपके सामने रहते थे और वो आपको पढ़ाते थे। ठीक है? तो आप लोग वहां क्या एक्टिविटीज करते थे उस चीज को टीचर क्या साथ साथ में नोट भी करते थे। अब देखिए, ऑनलाइन क्लासेस टेक्नोलॉजी अगर डेवलप होती है तो हमारे फायदे के लिए होती है, लेकिन अपने को उसका यूज करना आना चाहिए। अभी भी 2 तरीके हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग यही जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कि अपन ये तो सब पढ़ना ही रहेगा, और विश्वास रखिएगा कंप्लीट इनको पढ़ना ही रहेगा। ठीक है? आराम से समझ में भी आएगा, लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको ध्यान रखनी रहेगी। तो सर्वप्रथम ऑनलाइन क्लास अगर अपन ले रहे हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए कि अपन को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक जो चीज है ऑनलाइन क्लासेज है उनकी लिमिटेशन क्या है कि टीचर आपके सामने कहाँ रहते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, आप लोगों के सामने जैसे क्लासेस में रहते हैं वो वाला तरीका नहीं होता है। तो एक जो चीज है वो आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस, चाहे आप लोग कहीं पर भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसमें आप लोगों को एज ए स्टूडेंट ही रहना होगा। अब बोलोगे सर हम तो एज ए स्टूडेंट ही हैं। एज ए स्टूडेंट का मतलब है कि आप लोग जब ये वीडियो देखो तो इनको देखने का एक सही तरीका होना चाहिए कि आप लोग एक उपयुक्त स्थान पे बैठे, हाथ में पेन लेवे, किताब कॉपी नोट्स वगैरह वो सब आपके पास में होना चाहिए। फिर आप लोग इनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन चीज़ों को बताते जाएंगे, आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एक चीज़ जो मैंने पहली क्लास में आप लोगों से बात की थी कि बीच बीच में इन चीज़ों का जो स्क्रीनशॉट वगैरह है वो भी आप लोग लेते रहें। क्लियर है? बाकी सब्जेक्ट की बात तो अपने को जो भी अपने क्लासेस नेक्स्ट क्लासेस आती रहेगी उसमें सब्जेक्ट के साथ में अपनी डीलिंग होती रहेगी, लेकिन सर्वप्रथम आप लोगों को जो है एक जिज्ञासा जो है ऑनलाइन क्लासेस के प्रति उसको रुचि में कन्वर्ट करके उनको पढ़ना आपको स्टार्ट करना रहेगा। क्लियर है? तो एक बार फिर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग बिल्कुल आराम से अपनी जगह बैठ जाइए, कॉपी जो है और पेन जो है उसको लेकर के आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए, पुरानी चीजों को अगर अपन नई चीज, अगर अपन कोई चीज पढ़ने जा रहे हैं और उस चीज को अगर अपन पुरानी चीज से अगर कोरिलेट करें तो पढ़ने में मजा थोड़ा ज्यादा आता है। आप लोगों ने 11th और 12th क्लास में ये जो पांचों के पांचों चैप्टर हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति की एक चैप्टर था गैसीय अवस्था, एक था द्रव अवस्था, एक था ठोस अवस्था और एक था कोलोइडी अवस्था। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कहा था कि आपके पास में पुराने नोट्स वगैरह जो भी हैं वो बड़ी यूजफुल चीजें होती हैं, वो वेस्ट नहीं होती हैं। तो उनको एक बार आप लोग देख के आइएगा, और उम्मीद करता हूं
कि आप लोगों ने उनको देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस में मैटर आपको अच्छे से समझ में आए, बेहतर तरीके से समझ में आए, आप लोग अपने पुराने नोट्स हैं उनको एक बार देखिएगा जरूर। फिर यहां आएंगे तो जो शब्द जो आपको दिखाई देंगे वो देखे देखे लगेंगे, और चीजें एक बार देखी हुई रहती है तो उनके साथ में इंटरेक्शन करना बड़ा आसान हो जाता है। क्लियर है? अब अपन इन बातों को यहीं रखते हैं, और आपका जो चैप्टर है यूनिट नंबर 5, ये कौन सा यूनिट रहेगा आप लोगों का? यूनिट नंबर 5 ये रहेगा, क्या रहेगा आपका? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। क्लियर है? अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उस सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है वो किन चीजों के बारे में आप लोगों से डील करेगा। कहने का मतलब ये टॉपिक हमें क्या समझाएगा। आ रही बात समझ में? अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कौन सा केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप लोगों के सामने जो हेडिंग है आप लोगों की वो है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। तो सर्वप्रथम आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी क्या है। भाई अपने को ये पता रहेगा तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे कि रासायनिक बल गतिकी क्या है। तो पहले एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं वर्बली आप लोगों को बता रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। ये सब चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई हैं, बस आपको ध्यान से धैर्य से इनको सुनना रहेगा, फिर समझना रहेगा, फिर आराम से याद भी हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी, और सब्जेक्ट में अपना रुचि जो है, इंटरेस्ट है, वो भी अपने को धीरे धीरे आने लगेगा। तो क्या है केमिकल काइनेटिक्स? देखिए, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर हुआ? तो इसकी जो डेफिनेशन आप लोगों की जो बनेगी, या इसकी परिभाषा जो बनेगी, वो दो शब्दों पे आप लोगों को जोर देने वाली बनेगी, ध्यान देने वाली बनेगी। अपन लोगों ने कहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग, दैट मीन्स क्या रहेगा आप लोगों का? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारक, दैट मीन्स इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है, रासायनिक बल गतिकी है, वो आपको ये बताएगी कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है और अभिक्रिया का वेग किस तरीके से या किन कारकों से प्रभावित होता है। इन चीजों के बारे में जो चीज आप लोगों को बताती है, या केमिस्ट्री की जो शाखा उसके बारे में अध्ययन करती है, उस चीज को अपन लोग क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। तो परिभाषा मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता हो, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। क्लियर है परिभाषा? अब देखिए, अपन जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसको बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल उसको जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, कि वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से वो चैप्टर क्या बिल्कुल उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव की जो क्या होती है, शुरुआत होती है। कुछ बच्चों को ये ऐसा भी लगेगा कि सर ये तो हमें सब कुछ आता है। भैया आपको आता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे बच्चों को नहीं आता। आपको आता है तो इसके साथ में कोरिलेट कीजिए और फिर आगे अपन बढ़ेंगे तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो आप लोग तो इन चीजों को समझते जाइएगा, बिल्कुल जीरो से फर्स्ट ईयर का जो केमिकल काइनेटिक्स जहां फिनिश होता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पे, संक्रमण अवस्था सिद्धांत पे, वहां तक अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहां पे दो नए शब्द आप लोगों के सामने आ गए, रेट ऑफ रिएक्शन और इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग से पहले एक शब्द होता है क्या?
अभिक्रिया। अभिक्रिया के वेग से पहले क्या होता है, बिल्कुल सामान्य सी जानकारियां हैं, आपको पता होनी चाहिए। फिर अपन आगे जो है स्टैंडर्ड वाली जो चीजें हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, अणु संख्यता, अभिक्रिया की कोटि, सब में चलेंगे, लेकिन शुरुआत अपने सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले एक शब्द है क्या, रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या होता है, अभिक्रिया। क्या होता है, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा स्पीडली बताऊंगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो गए हो, 11th क्लास में नहीं हो, तो ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। क्लियर है। तो अभिक्रिया क्या होता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट होता है, कोई भी अभिकारक होता है, या कोई भी आप लोगों का क्रियाकारक होता है, वो किसी भी उपस्थिति में हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है प्रेशर हो सकता है कोई कैटेलिस्ट हो, तो उसकी उपस्थिति में क्या बनाता है, प्रोडक्ट। क्या बनाता है, प्रोडक्ट। बोले सर ये तो हमने पढ़ रखा है, बहुत ही आसान है। तो आसान से ही तो अपन जटिल की ओर चलेंगे, और जटिल कुछ नहीं रहेगा, बस जटिल जो आएगा वहां पढ़ने में मजा आएगा, और कुछ नहीं है। क्लियर है। तो जो है आप लोगों का रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तित होना, अथवा क्रियाकारक का उत्पाद में तब्दील होना क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। क्या होती है, अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अभिक्रिया होती है। तो ये चीज क्या हुई आप लोगों की, अभिक्रिया। और इससे पहले ये जो शब्द है रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है आप लोगों का, अभिक्रिया का वेग। क्या है, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि रिएक्टेंट का किस में कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना क्या होता है, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का वेग का मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्टेंट कितना जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग। कि हमारी गाड़ी जो है वो लक्ष्मणगढ़ से चल करके हमारे घर कितने जल्दी पहुंचेगी, वो क्या हो गया, आपका घर पहुंचना क्या है, अभिक्रिया। और कितना जल्दी पहुंचना, वो क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग हो गया। तो रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्टेंट का कन्वर्ट होना किस में, प्रोडक्ट में। और कितना जल्दी होता है, या कितना स्लो होता है, या मध्यवर्ती होता है, ये सब क्या होता है आप लोगों का, अभिक्रिया का वेग। क्या होता है, अभिक्रिया का वेग। तो मेरे हिसाब से ये जो बेसिक सी बात थी अभिक्रिया के वेग की, वो एक बार आप लोगों के समझ में आई होगी। अब अपन थोड़ी सी बेसिक बात और करते हैं। आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर अभिक्रिया का वेग तो वो होता है कि समय के साथ में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने क्या कहा, अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ही सामान्य जानकारी जो अपने को पता होनी चाहिए, किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। तो देखिएगा, यहां अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, अभिक्रिया के वेग की। अभिक्रिया के वेग की। अब देखिए, इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले थोड़ी सी जो जनरल बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा 10वीं क्लास में बोर्ड की एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता था कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ, इसका वर्णन कीजिए। कोयले के प्रकार अपन देते थे। तो कोयले के निर्माण के दौरान आप लोग ये कहते थे कि पहले जो है पृथ्वी पर बहुत सारी वनस्पति थी, जीव जंतु थे, फिर जो है आप लोगों का भूगर्भिक हलचल हुई, वो सब नीचे दब गए, फिर धीरे धीरे प्रोसेस हुआ, फिर कोयले का, पेट्रोल का, गैस का, इन सब का निर्माण हुआ। तो काफी समय लगा ना, वहां आप लोग ये भी लिखते थे हजारों वर्ष। तो अगर किसी चीज में हजारों वर्ष लगते हैं, इसका मतलब काफी स्लो प्रोसेस है, क्या है, मंद गति है। आप लोगों ने देखा होगा कि एसिड जो है, एसिड और बेस जो होता है, अम्ल और क्षार, अगर इन दोनों को आप लोग एक जगह मिलाते हो तो तुरंत क्या होता है, रिएक्शन होती है। जैसे बम का फटना, एक्सप्लोजन जो होता है ना, एसिड बेस। तो ऐसी चीजें जो बिल्कुल क्या होती है आप लोगों की, एक्सटेंट होती हैं, अचानक से होती हैं, तुरंत होती हैं, तीव्र गति से होती हैं, फास्ट होती हैं, तो वो रिएक्शन, वो क्या है, वो भी तो रिएक्शन ही है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में हो गई, सेकंड लिया ही नहीं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो 5-10 मिनट भी ले लेती हैं। जैसे आप लोग लैब में कभी काम करोगे तो जो भी इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स वगैरह आप लोग बनाओगे तो उसमें आप लोगों को आधे पौन घंटे का जो समय लगेगा वो क्या हो गया, ना तो सेकंड में हुआ, ना हजारों साल लगे, वो बीच का ही प्रोसीजर हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से कुछ अभिक्रियाएं जल्दी संपन्न हो रही हैं,
कुछ में बहुत ही कम समय लग रहा है, कुछ में मध्यवर्ती समय लग रहा है। तो वेग के आधार पे अगर अपन बात करेंगे अभिक्रियाओं की, तो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी आप लोगों की। तो 3 प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी, पहले अपन अभिक्रिया की बात करें, अभिक्रिया तो वो 3 प्रकार की हो जाएंगी आप लोगों की। एक रिएक्शन क्या हो जाएगी आप लोगों की, तीव्र अभिक्रियाएं। कौन सी हो जाएंगी, तीव्र अभिक्रियाएं। दूसरी रिएक्शंस कौन सी हो जाएंगी आप लोगों की, मंद अभिक्रियाएं। कौन सी हो जाएंगी, मंद अभिक्रियाएं। और इसके आगे की अगर अपन बात करेंगे तो नंबर 3 पे क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती वेग अभिक्रियाएं। थोड़ा स्पीडली मैं आप लोगों का लिख रहा हूं, उस चीज की वजह यह है कि अपने पास में समय कम रहता है और अपने को चीजें ज्यादा बतानी रहती है। क्लियर है? तो आप लोग देख सकते हो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एक क्या है, फास्ट रिएक्शन, मेंशन करते जाइएगा आप लोग। एक क्या है आप लोगों की, फास्ट रिएक्शन। क्लियर है? दूसरी क्या है, स्लो रिएक्शन। कौन सी है, स्लो रिएक्शन। और तीसरी जो रिएक्शन है वो कौन सा है आपका, मॉडरेटेड स्पीड रिएक्शन। कौन सा है, मॉडरेटेड स्पीड रिएक्शन। शायद मेरे हिसाब से इंग्लिश वाले बच्चों के भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट रिएक्शंस 3 टाइप्स, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेटेड स्पीड रिएक्शन। थोड़ा स्पीडली है भैया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेटेड स्पीड रिएक्शन। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी लेकिन आपको अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। बेसिक की बात कर रहे हैं ना, जीरो से शुरुआत की है, इनिशियल चल रहे हैं। क्लियर है? तो फास्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। क्या हो जाएगा आप लोगों का, अम्ल क्षार अभिक्रिया। मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग हिंदी से हो तो एसिड बेस का मतलब मैं बोल रहा हूं ना वर्बली, अम्ल क्षार अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, कोयले का क्या होना, निर्माण होना। क्या होना, कोयले का निर्माण होना। या जो आपका हीरा और ग्रेफाइट जो है, क्या है आप लोगों का, हीरा और एक क्या है आप लोगों का, ग्रेफाइट। इनके बीच की जो रिएक्शन होती है ना, डायमंड अगर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो या ग्रेफाइट डायमंड में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है भैया आपकी। क्या होती है, रिवर्सिबल। तो ये बेसिक बातें हैं, ज्यादा आप लोग इनमें मत जाइएगा। अभी अपने को केवल बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। तो हीरे का ग्रेफाइट में रूपांतरण या ग्रेफाइट का हीरे में रूपांतरण क्या है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्लियर है? और यहाँ है मॉडरेटेड स्पीड रिएक्शन। तो जो भी अभिक्रियाएं आप लोग नॉर्मली पढ़ते हो, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, FCR फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी। जो सारी नॉर्मली अपन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एक एग्जाम्पल आप लोग इसका लिख लीजिए। ये चीज क्या हो गई आप लोगों का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देता हूँ, रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो क्या है कि मैंने कहा डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है कि थोड़ा सा ओड सा एग्जाम्पल है, लेकिन आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे अपने पूर्वज हैं या पूर्वज, या अपन बात करें जैसे अभी अपने दादाजी हैं या परदादाजी हैं, वो जो रहे हैं वो कभी भी हीरे का संग्रहण नहीं करते थे। मतलब डायमंड है उसको छुपा करके रखना करना, ये मतलब उसको सेफ रखना, उसको प्रोटेक्ट रखना, ये नहीं होता था। होता क्या है, आज भी अपने घरों में होता है ना भाई। अपने लिए तो ये जनरल सा एग्जाम्पल है कि आज भी शादी समारोह जो होते हैं उसमें गहना जो होता है, गहना किसका होता है, मोस्टली सोने का ना, सोना उसको ही रखा जाता है ना, कि ये अपना वो अंतिम धन होता है। जब अपने विपरीत परिस्थितियां आए तब वो काम में आए। तो सोने को ही क्यों किया जाता है, गोल्ड, सोने के अलावा जो ये डायमंड वगैरह हैं इनको क्यों नहीं रखा जाता भाई। सोने का तो रख रखाव है, उसका ध्यान रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, वो भी रखना पड़ता है। और इतना सा डायमंड हो तो सोना तो इतना सारा होता है, उस डायमंड को तो आप लोग किसी भी गुप्त स्थान पे इतने से को रख सकते हो, इतना सा स्पेस कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन फिर भी अपने पूर्वजों की जो एक परंपरा रही है वो गोल्ड की जो है वो अपने डायमंड की बजाय गोल्ड की रही है। कारण उनको ये पता था कि भैया डायमंड पता नहीं कितने साल पुराना है और कितने साल जाने के बाद में वो वक्त आएगा जब ये डायमंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो समय के लिए अपन लोगों ने चीज़ें रखी थी वो किसके भाव हो जाएगी, वो मिट्टी के भाव हो जाएगी। इसलिए आप लोग देखिएगा जो भी व्यापारी होते हैं वो हीरे को लंबे समय के लिए अपने पास में नहीं रखते हैं, उसका लगातार क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, उसका व्यापार होता रहता है, उसका बिजनेस होता रहता है। गोल्ड जो है उसको आप लोग कितने भी साल तक रखो वो कभी भी आप लोगों का मिट्टी के भाव नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि गोल्ड क्या है, गोल्ड अपने आप का एक एलिमेंट है, वो परमाणु है, वो एक तत्व है, वो स्थायी है। लेकिन यहां डायमंड है, वो एक अपर रूप है किसका, कार्बन का। पता नहीं कितने साल पुराना है, वो लाखों के साल जो घड़ी है भाई। अपन ये कहते हैं कि इस रिएक्शन को होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, परंतु क्या पता वो सेकंड अपने ही पास आ जाए कि अपना डायमंड किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्रेफाइट में। इसीलिए तो हीरे का व्यापार होता है। होने को तो सोने का भी होता है, लेकिन अपने पूर्वजों की जो परंपराएं रही हैं सोने को प्रोटेक्ट रखने की, वो इस वजह से रही हैं। ऐसे ही नहीं है उनका नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज है, ये इस वजह से रही। एक थोड़ा सा और सा एग्जाम्पल था, लेकिन अपने को पता होना चाहिए ना, केमिस्ट्री के हिसाब से उतना वो नहीं था। ये जो तीन अपन ने बात की, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेटेड स्पीड रिएक्शन, मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? देखिए आगे अपन बात करते हैं। कितनी अब देखिए आप लोगों की जो परिभाषा है उसकी अपन बात कर लेते हैं, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, आप लोग एक शब्द जरूर याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आगे मैं ये ज्यादा यूज में लेऊंगा। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। तो जहां पर भी ROR शब्द हो उसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आप लोग तुरंत समझोगे अभिक्रिया का वेग। क्या है? अभिक्रिया का वेग। अब देखिए अभिक्रिया के वेग में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रिएक्टेंट से ये क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। क्या बना दे? रिएक्टेंट से ये क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। तो ये क्या हो गई, अभिक्रिया। अब ये कितना जल्दी बनाएगा, या ये थोड़ा स्लो भी बना सकता है, या मध्यवर्ती वेग के हिसाब से भी बना सकता है। तो अभिक्रिया का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अभिकारक से क्या बनना, उत्पाद का बनना। लेकिन कितना जल्दी बनना, किस तरीके से बनना, और बनने का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में। अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट किस में जाएगा, प्रोडक्ट में। और अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट बनाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या बनाएगा वापस आप लोगों का प्रोडक्ट। और ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होगी। लेकिन इसको समझने से पहले एक छोटी सी टर्म है आप लोगों की, क्या, सांद्रता, जिसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। वैसे तो सांद्रता की बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, मोलरिटी होती है, मोललता होती है, नॉर्मलिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है। इनमें नहीं जाना, केवल एक चीज को अपने को तय करना है, उसकी मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। वो क्या है, मोलरता। क्या है, मोलरता। कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। क्लियर है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। क्लियर है? ज्यादा जोर नहीं देना, फाइनल ईयर में आएगी मोलरिटी वगैरह, आप लोगों ने 12th में पढ़ ली होगी। यहां अगर आपको ये थोड़ी बहुत भी समझ में आ गई तो काइनेटिक्स के हिसाब से यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। क्लियर है? लेकिन एक बार अपने को पता तो जरूर होना चाहिए, सांद्रता का मतलब क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। आज अपना ये जो वीडियो है ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने बहुत ही आसान, जनरल, घरेलू इस तरीके की बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों का ये ऑनलाइन क्लास का जो है शेड्यूल वो आप लोगों के लिए नया है, हम लोगों के लिए भी नया है। लेकिन हमें आपको जो पढ़ते पढ़ाते इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है, तो एक बार आप लोगों को भी इसकी हैबिट हो जाएगी, एक्सपीरियंस में आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखिए। 1, 2, 3 क्लासों में आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे, उसके बाद में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री ही चलेगा। फिर आपकी ये घरेलू बातें नहीं होगी। ये तो एक बार आप लोग रिदम में आ जाओ,
चीज़ें समझ में आने लगे कि इस तरीके से पढ़ा जाता है ऑनलाइन क्लासेस में, है ना। एक इतना आसान इसलिए भी बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल में हुए, उसके बाद में आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो गए, तो सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया पढ़ने पे। हो सकता है 10-12 बच्चों ने पढ़ाई की होगी, लेकिन सारे बच्चों ने नहीं दिया। इसलिए किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए अपन बिल्कुल जीरो से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो धैर्य बनाए रखें, खुश रहें, मस्त रहें, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनको कॉपी किताब के द्वारा आप लोग नोट करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तभी अपना ऑनलाइन क्लास का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से आभार, धन्यवाद।